हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 7 अगस्त 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ एनालिसिस। लेकिन क्योंकि आज संडे है तो इंडियन एक्सप्रेस में कोई खास एडिटोरियल आया नहीं। इनफैक्ट एडिटोरियल्स आते ही नहीं हैं आज के दिन, और द हिंदू में भी नहीं आते, लेकिन एक FAQ सेक्शन आता है जो काफ़ी अच्छा होता है। पूरे हफ्ते में जो जो मेन न्यूज़ हैं उनको काफ़ी डिटेल में कवर किया होता है। So most of the articles are going to be from the Hindu itself, and इसमें एक है डेटा प्रोटेक्शन लॉ, जो डेटा प्रोटेक्शन बिल जो विड्रॉ कर लिया गया था उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में आज एक एक्सप्लेन सेक्शन आया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेरी प्लीज़ कल की यानी 6 अगस्त की वीडियो जाके देखिए। मैंने उसको सच में बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है। जस्टिस AP शाह कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो कैसे डिफाइन करती है राइट टू प्रिवेसी, व्हाट एग्जैक्टली इज राइट टू प्रिवेसी, जस्टिस पुट्टा स्वामी जजमेंट, और क्या क्या डिफेक्ट्स थे, किन तरह की अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई थी बिल में, और कैसे ये जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी की बिल्कुल डेविएशन था ये जो ड्राफ्ट बिल था। तो आप प्लीज़ उसको सुनिए, इट्स अ मस्ट टू डू। और मैं आज इसको डिस्कस नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से डेटा प्रोटेक्शन बिल को डिस्कस कर रही हूँ। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है 5G। देखिए, आपको पता है कि 5G रोल आउट होने वाला है शायद सितंबर अक्टूबर के बीच में 5G सर्विसेज। और 5G का जो ऑक्शन है वो भी अब कंक्लूड हो चुका है। तो हम देखेंगे व्हाट इज 5G स्पेक्ट्रम, व्हाट आर एयरवेव्स, एंड व्हाट इज द एंटायर 5G ऑल अबाउट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आपको मैं पहले बताती हूँ कि हाँ, बिफोर आई स्टार्ट, प्लीज़ 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 लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद अदर्स। ओके, सो देखिए, जैसे डिवाइसेस होती हैं जो जैसे सेल फोन्स हैं, वायर लाइन टेलीफोन्स हैं, इनको सिग्नल्स की ज़रूरत होती है ताकि वो एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूँ, मुझे अपने दोस्त से बात करनी है, मैं अपना फ़ोन उठाऊंगी, मेरा दोस्त अपना फ़ोन उठाएगा, और हम इन दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए सिग्नल्स चाहिए होंगे। तो ये सिग्नल्स को दीज सिग्नल्स आर बेसिकली कैरीड ऑन एयरवेव्स, है ना। ऑब्वियसली एयर के माध्यम से ही हम लोग बात कर रहे हैं, एयर वेव्स के माध्यम से ही बात कर रहे हैं, जिन्हें इन एयर वेव्स को भेजा जाना चाहिए एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड फ्रीक्वेंसी पे, है ना। कि ये सिग्नल जब मैंने भेजा है उस तक उसी एग्जैक्ट फॉर्म में पहुंच जाए, उसके लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती होगी जो एक्ट होगी उस पर्टिकुलर प्रोसेस को पूरे करने के लिए। तो उस डेजिग्नेटेड फ्रीक्वेंसी पे उस एयरवेव को भेजा जाएगा, उस सिग्नल को भेजा जाएगा, ताकि किसी तरह की भी इंटरफेरेंस ना हो। अब देखिए, क्योंकि जितने भी पब्लिकली अवेलेबल एसेट्स हैं हमारे कंट्री के जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में, उन्हें यूनियन गवर्नमेंट ओन करती है। तो ये जो एयरवेव्स है ना, ये एयरवेव्स भी एक तरह से एक पब्लिक एसेट ही है जिसे यूनियन गवर्नमेंट ओन करती है। तो अब क्योंकि हर दिन ब दिन नंबर ऑफ सेल फोन्स, वायर लाइन टेलीफोन्स, इंटरनेट यूजर्स, सब्सक्राइबर्स, ये लोग सब बढ़ रहे हैं, है ना। वी आर विटनेसिंग एन एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन, राइट। तो एक नीड अराइज होती है कि ज़्यादा और स्पेस बनाया जाए सिग्नल्स के ट्रैवल के लिए, है ना। कि टाइम टू टाइम ऐसी नीड अराइज होती जा रही है, जैसे जैसे ये एक्सपेंशन बढ़ रहा है कि सिग्नल्स के लिए और सिग्नल्स के लिए स्पेस बनाया जाए। तो फिर क्या होता है, फिर यूनियन गवर्नमेंट को ये जो पब्लिक एसेट है, ये एयरवेव्स हैं जो उनके पास है, इन्हें सेल करना पड़ता है। ये कंपनीज जो ऐसे ऑपरेशंस को, ऐसे डेटा पैक्स वगैरह को हमें बेचती हैं, है ना। तो और मतलब वो कंपनीज जो विलिंग है कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वो सेटअप करें नया तरह का स्पेस बनाने के लिए, तो उनको ये एसेट्स सेल करते हैं ताकि ये वेव्स एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर कर सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, फिर ऑक्शन करती है, नीलामी करती है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के थ्रू इन एयरवेव्स की। फ्रॉम टाइम टू टाइम हम देखते हैं, ऑलमोस्ट हम देखते ही रहते हैं न्यूज़पेपर्स में, साल ब दस साल बाय साल होता ही है ये ऑक्शन, है ना। तो फिर इन एयरवेव्स को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। These airwaves are called spectrum, जो सब डिवाइडेड होते हैं फर्दर बैंड्स में।
आप प्लीज़, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आप इस वाले सेक्शन को जो मैं 5G पर समझाऊंगी आप एक और बारी सुनिएगा, आपको सब कुछ समझ आएगा। तो ये जो एयरवेव्स होते हैं जिन्हें हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ये सब डिवाइडेड होते हैं कुछ बैंड्स में, और हर बैंड की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। क्योंकि हर बैंड की फ्रीक्वेंसी अलग होती है तो हर बैंड जो पर्पस सॉल्व करता है वो एक स्पेसिफिक टाइप का पर्पस सॉल्व करता है। हर बैंड का कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, है ना। तो फिर क्या होता है, ये सारी जो एयरवेव्स हैं, ये जब ऑक्शन की जाती है ना इनकी, तो उन्हें बेचा भी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही जाता है। जिसके बाद जैसे आपको मैंने कोई चीज़ दी, मैंने बोला कि अच्छा इसकी वैलिडिटी सिर्फ 5 साल की है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो वैसे ही ये जो एयरवेव्स हैं, इनकी वैलिडिटी भी लैप्स हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। ठीक है। तो इसीलिए जनरली ये जो मैक्सिमम लिमिट है जो हम एयरवेव्स की ऑक्शन के टाइम जो कंपनीज खरीदती हैं, उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 20 ईयर्स। 20 ईयर्स का कैप होता है। तो आप देखेंगे कि जो मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो लेती ही 20 ईयर्स के लिए, उसके बाद फिर उनकी वैलिडिटी लैप्स हो जाती है। तो 5G देखिए, व्हाट इज 5G एक्चुअली, 5G ना एक 5th जनरेशन नेटवर्क है जो क्या करेगा, ऑलमोस्ट इट वुड कनेक्ट वर्चुअली एवरीवन एंड एवरीथिंग टुगेदर, इंक्लूडिंग मशीन्स, ऑब्जेक्ट्स, डिवाइसेस, ह्यूमंस, एवरीवन एंड एवरीथिंग। और इसकी जो लेटेंसी रेट है वो बहुत ही कम है, एक्सट्रीमली लो। लेटेंसी क्या होता है कि वो डिले जो मेरे सेंडिंग और आपके इंफॉर्मेशन को रिसीव के बीच में आता है ना। मैंने मैसेज यहाँ से भेजा, मेरे दोस्त ने उसको रिसीव किया, वो कितना टाइम लगा उसको रिसीव करने में, पढ़ने में, तो उसको लेटेंसी पीरियड कहते हैं। जो 4G के अगर हम केस में देखें तो 200 मिली सेकेंड्स हैं, मतलब मैसेज के भेजने और रिसीव होने में 200 मिली सेकेंड्स का डिले होता है। लेकिन 5G के केस में इट इज़ ओनली 1 मिली सेकेंड्स। देखिए 200 मिली सेकेंड्स भी कुछ नहीं है, लेकिन 5G का 1 मिली सेकेंड तो ऑलमोस्ट इट इज़ नथिंग। हम तो सोच ही नहीं सकते, हम तो सेकेंड्स भी नहीं सोच सकते, इतनी जल्दी चले जाते हैं। तो मिली सेकेंड्स तो इज़ कुछ और ही। अब देखिए 5G जो है, जैसे मैंने बोला कि जो स्पेक्ट्रम है उसके कुछ बैंड्स होते हैं आगे। तो 5G 3 बैंड्स में काम करता है ना। 5G का जो स्पेक्ट्रम है इट इज़ इट वर्क्स इन 3 बैंड्स, और हर बैंड का एक रिस्पेक्टिव प्रोज और कॉन्स है। जैसे फर्स्ट, लो बैंड स्पेक्ट्रम। लो बैंड स्पेक्ट्रम बहुत ही प्रॉमिसिंग होता है इन टर्म्स ऑफ कवरेज, मतलब एक बहुत ही काफ़ी बड़े एरिया में वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, उसका कवरेज काफ़ी ब्रॉड है। जैसे अगर एक फैक्ट्री है तो पूरी फैक्ट्री में सारे जो यूजर्स हैं उस स्पेक्ट्रम से उसकी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, सारे ही यूजर्स। इतने टाइप का उसका कवरेज होता है। और इसकी लेकिन इतनी स्पीड नहीं होती, क्योंकि इसकी मैक्सिमम स्पीड है 100 Mbps। सो इट इज़ नॉट दैट ग्रेट, राइट। तो अब इसके यूजर्स क्या हो सकते हैं फिर लो बैंड स्पेक्ट्रम के। इट कैन बी यूज फॉर कमर्शियल सेलफोन यूजर्स। जैसे मैंने बताया एक इंडस्ट्री है, उसमें जितने भी सेलफोन यूजर्स हैं वो उससे सर्विसेज अवेल कर सकते हैं लो बैंड स्पेक्ट्रम, अगर वहाँ पे मतलब उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाए तो। लेकिन फिर वही ना, हाई स्पीड कनेक्टिविटी नहीं है। तो अगर उस इंडस्ट्री को बाय चांस हाई स्पीड कनेक्टिविटी चाहिए हो तो फिर उस तरीके की इंडस्ट्री के लिए ये नहीं काम कर सकता, है ना। तो इसीलिए जो अगर किसी इंडस्ट्री की कोई स्पेशलाइज्ड नीड्स हैं उसके लिए लो बैंड स्पेक्ट्रम काम नहीं कर सकता। अब दूसरा है मिड बैंड। मिड बैंड क्या होता है, ये बहुत ही मतलब लो बैंड के कंपैरिजन में काफ़ी हायर स्पीड प्रोवाइड करता है। लेकिन फिर इसकी लिमिटेशन आ जाती है कवरेज एरिया के टर्म्स में, ये उतना अच्छा कवरेज एरिया नहीं प्रोवाइड कर पाता जितना लो बैंड स्पेक्ट्रम कर सकता है। और ऊपर से जो इसकी सिग्नल्स की पेनिट्रेशन होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मतलब स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आते भी नहीं है। चलो कवरेज तो कम जो है सो है, ज़्यादा दूर तक आप इसको नहीं अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते इंटरनेट को फॉर एग्जांपल, या फिर कुछ भी, ऊपर से सिग्नल भी बेकार आते हैं। तो कनेक्ट हो भी जाए तो क्या ही फ़ायदा। फिर आता है हाई बैंड स्पेक्ट्रम। अब इसकी स्पीड सबसे हाईएस्ट होती है तीनों बैंड्स में से, क्योंकि इसकी स्पीड होती है अराउंड 20 गीगाबाइट पर सेकेंड। आप सोचिए ज़रा। लेकिन इसकी फिर वही जो कवरेज एरिया है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, सिग्नल पेनिट्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये इसका लिमिटेशन है। अब देखिए हर बैंड मैंने बताया उसका कुछ कुछ खामियां हैं, कुछ कुछ अच्छाइयां हैं, लेकिन हमें फिर किस तरह से मतलब काम करेगा, हाउ विल दिस सिस्टम एक्चुअली वर्क। तो जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो टेलकोस वगैरह जो कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं जब 5G सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं तो वो इन सारे बैंड्स का एक कॉम्बिनेशन सा पर्टिकुलर बना देती हैं, है ना। जिससे अगर फॉर एग्जांपल आपके लिए एक पैक आया है मार्केट में,
आप एक कमर्शियल आपकी छोटा सा बिजनेस है आपका, तो उसके लिए आपको किस तरह का पैक सूटेबल रहेगा, फिर आपको बताएंगे ये सर्विसेज हमारे इस पैक में मिल जाएंगी आपको। फिर वो उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्रपोर्शंस में यूज़ किए होंगे, समझ रहे हैं। तो उस तरह से फिर वो अपने जो है डिलीवर कर देंगे 5G सर्विसेज को, ठीक है। अब 5G सर्विसेज के 5G के बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए बेनिफिट्स तो इतने हैं कि शायद मैं यहाँ इस वीडियो में पूरा सब कुछ बता भी नहीं सकती, बट जस्ट अ फ्यू टू मेंशन। अगर आप चाहें तो वीडियो गेम्स जो आप खेलते हैं यू कैन प्ले देम इमर्सिवली, मतलब जैसे जो वर्चुअल रियलिटी कॉन्सेप्ट होता है कि आपको ऐसा जैसे पोकेमॉन गो था या फिर ऐसी जितनी भी गेम्स होती हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि हो रहा है सब कुछ, समझ रहे हो, आपके सामने हो रहा है, आप उस आर्टिफिशियल रियलिटी की एक पार्ट बन जाते हो। गेम खेलते खेलते आपको लगेगा आप सच में पार्टिसिपेंट हो उस गेम के, थिंग्स आर एक्चुअली इन रियल, वो एक गेम नहीं है। तो इस तरह की गेम्स आप कर सकते हो, एक इफेक्ट अलग सा आएगा 3D, है ना। तो फिर उसके बाद क्या है, आपको एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने नया घर खरीदा, आपने उसके सफेदियाँ करवा दी सारी, लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रहा, अब आप फर्नीचर खरीदना चाहते हो, लेकिन अगर बाई चांस आप फर्नीचर बाहर जाके खरीद के ले आए, तो वो अगर आपके डेकोर के साथ जाए ना, आपके आइडिया के साथ ना जाए, वहाँ पे सही से बैठे ही ना, अच्छा ही नहीं लग रहा वो, तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाती है। ऐसा होता भी है, फिर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर 5G सर्विसेज के द्वारा ऐसा हो सकता है कि आप, जैसे मैंने अभी बताया ना, आप एक वर्चुअल रियलिटी जैसी चीज़ क्रिएट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अपने फर्नीचर की जो फोटो है ना, आप उसको जो आप देख के आए हो किसी शॉप पे, उसे लाइए, आप अपने डेकोर के फोटो लीजिए, उसके ऊपर ना प्लेस करके देखिए। अब वो फोटो चिपकी हुई फोटो के ऊपर नहीं दिखेगी, बल्कि ऐसा दिखेगा कि अगर ये फर्नीचर आपके ही दीवारों के यहाँ पे रखा जाए आपके खाली रूम के अंदर, तो कैसा लगेगा। तो है ना, फिर इन्फॉर्म चॉइसेस बन पाएंगी ज़्यादा, है ना। सो दैट वे इज ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल, राइट। तो फिर और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे जो ऑटोमेटिव व्हीकल्स होते हैं, जैसे वो क्या करेगा फिर 5G क्या और इंश्योर करेगा, जो व्हीकल्स है ना, व्हीकल्स आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे कि कितनी दूरी पे एक व्हीकल से कितना दूर है। और फिर व्हीकल्स है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे रोड पे, उससे भी कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि इट कनेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग, राइट। अब हर अगर व्हीकल में 5G सर्विसेज, 5G ये जो GPS वाली चीज़ है, ये सब कुछ लग जाए, तो जो रोड सेफ्टी है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस कितने कम हो जाएंगे। ऐसे ही हेल्थ केयर में जो सेंसर्स हैं वो लगे होंगे, तो पेशेंट बाय चांस, पेशेंट की ट्रैकिंग ऑलमोस्ट हर सेकंड की हो जाएगी। डॉक्टर के पास मैसेजेस जा रहे हैं डायरेक्टली, उसकी हार्ट बीट कितनी हो रही है पेशेंट की, सब कुछ। सो दैट वे बेटर हेल्थ केयर इज वेल, ओके। तो मतलब बेनिफिट्स तो कितने भी हम देखें उतने कम हैं। फिर हम ब्रीफली देख लेते हैं कि 5G का एवोल्यूशन कैसे हुआ है ना, क्योंकि ये 5th जनरेशन है, तो फर्स्ट जनरेशन भी कुछ होगा। तो ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क था वो 1980s में आया था, और ये किस तरह के सिग्नल्स को सपोर्ट करता था, एनालॉग रेडियो सिग्नल्स को, ठीक है। अभी मैं आपको एनालॉग और डिजिटल में भी डिफरेंस बताती हूँ एक लेमन टर्म में। तो ये जो 1G था, मतलब फर्स्ट जनरेशन था, ये सिर्फ और सिर्फ वॉइस कॉल्स सपोर्ट करता था, मतलब आप सिर्फ बात कर सकते हो अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, ठीक है। तो अब मैं पहले आपको बता देती हूँ एनालॉग और डिजिटल में डिफरेंस क्या होता है। जो एनालॉग होता है ना, जैसे ये फिजिकल मेजरमेंट कर सकता है सिर्फ, जैसे आप अपने घर में कोई घड़ी है उसको देखिए, वो घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं वो बताती हैं कि कितना टाइम हो चुका है, लेकिन वो एक अप्रोक्सीमेट टाइम बताती हैं, आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चलेगा कभी भी। आप समझ रहे हो, कितना सेकंड कितना मिनट, एग्जैक्ट ऐसे नहीं पता चलेगा। आप रिलेटिवली अप्रोक्सीमेटली देखते हो, अच्छा अब ये 3 और 6 के बीच में आ गई है तो इतना बच गया है ना। लेकिन डिजिटल क्या होता है, एग्जैक्टनेस बताता है। अब आप कोई डिजिटल क्लॉक देखो, डिजिटल वॉच देखो, उसमें क्या होता है आपको बिल्कुल बताएंगे 5 घंटे 4 मिनट बज के 15 सेकेंड, ऐसे एग्जैक्टनेस, आप समझ रहे हो। तो ये एनालॉग और डिजिटल में डिफरेंस होता है। तो जब 2G आया, सेकेंड जनरेशन आया 1990s में, उसने क्या यूज करना स्टार्ट कर दिया, डिजिटल रेडियो सिग्नल्स को, ठीक है। और ये ना ही सिर्फ वॉइस कॉल्स को सपोर्ट करता था, इनफैक्ट डेटा ट्रांसमिशन को भी सपोर्ट करता था, मैसेजेस भेजना एक दूसरे को, ठीक है, ये सब भी। और इसकी बैंडविड्थ होती थी 64 किलोबाइट्स पर सेकेंड, 64 kbps। फिर आता है 3G। 3G कब आया, 2000 में आया, और इसकी स्पीड थी 1 Mbps से 2 Mbps, मतलब ये रेंज थी एक 3G की। अब इसकी एबिलिटीज क्या थी, ये क्या कर सकता था, टेलीफोन सिग्नल्स को भी ट्रांसमिट कर सकता था, इनफैक्ट वीडियो कॉल्स भी सपोर्ट करता था, और कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी सपोर्ट करता था। ये आया था 3G के साथ।
4G में क्या आया, 4G आया बेसिकली 2009 के आसपास, और इसकी जो पीक स्पीड थी, इसमें इम्प्रूवमेंट जो हुई वो स्पीड के ही टर्म्स में हुई ज़्यादा, क्योंकि आप देख रहे हैं कॉन्फ्रेंसिंग तो 3G में ही स्टार्ट हो गई थी, वीडियो कॉल्स भी 3G में ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन स्पीड इतनी नहीं थी। तो इसकी जो पीक स्पीड है 4G की वो थी 100 Mbps से लेके 1 Gbps तक। अब आया है 5G। 5G की स्पीड होगी अराउंड 6400 Mbps। आप डेटा ब्रॉडकास्ट जो कर सकते हैं इससे वो इनफाइनाइट कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सब कुछ कनेक्टिविटी, ये सब कुछ एनेबल करेगा 5G। ठीक है, और देखिए मैं आपको फिर दोबारा कहूँगी कि अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लग रहा है, मैंने तो वैसे सच में बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाया है, आप इतना 15 मिनट जो मैंने अभी बोला है आप इसको दोबारा सुनिए, प्लीज़ सुनिए, क्योंकि सच में मैंने जितना सिंप्लीफाई कर सकती हूँ ना, मैंने उतना करने की कोशिश की है। ओके, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो आर्टिकल है ये क्या कहता है। मैंने बस इतना ही बताना है, ये थोड़ा सा द ऑक्शन ऑफ टेलीकॉम स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग बैंड्स ऑफरिंग। ओके, ये जो ऑक्शन हुआ था टेलीकॉम स्पेक्ट्रम में, इसमें सिर्फ 5G का ही ऑक्शन नहीं हुआ था, 4G का भी ऑक्शन हुआ था, लेकिन ये जो पूरा स्पेक्ट्रम का एलोकेशन हुआ, ये ऑक्शन हुआ, इसमें जो बिड्स यानी कि बोलियां लगी वो ₹1.50 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की लगी। ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेशन थी ना वो इनकी सिर्फ अराउंड 75,000 80,000 करोड़ की थी, लेकिन आप देखिए कि गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज़्यादा 5G की जो बिड्स थी वो थी। ठीक है, अब देखिए कि जितना मतलब ऑक्शन कितने मेगाहर्ट्ज का हो रहा था, कितनी फ्रीक्वेंसी का ऑक्शन हुआ था, 72,098 मेगाहर्ट्ज, मतलब अराउंड इतना 72 गीगाहर्ट्ज आप कह सकते हो इसका मतलब ऑक्शन होना था, जिसमें से 71% था वो गवर्नमेंट बेचने में सफल हुई। और जो रिलायंस जियो है वो सबसे ज़्यादा टॉप बिडर की तरह इमर्ज हुआ है, क्योंकि उन्होंने 20 साल के लिए अराउंड 24,740 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम खरीद लिया। फिर भारती एयरटेल है वो सेकंड आया। सेकंड क्यों? क्योंकि उसने 19,867 मेगाहर्ट्ज को खरीदा। फिर वोडाफोन आइडिया थर्ड आया। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम जो परचेज किया गया है, गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि वो इट इज़ गुड इनफ, कि क्योंकि वो पूरे हर सर्कल को ऑलमोस्ट, आपको पता है ना 23 टेलीकॉम सर्कल्स हैं हमारे इंडिया में। टेलीकॉम सर्कल्स क्या होता है? टेलीकॉम सर्कल्स अगेन एक ऐसा, जैसे अगर मैं कह रही हूँ 23 टेलीकॉम सर्कल्स हैं, मैं एक सर्कल की बात करती हूँ। अगर आप मेरे एक उस जोग्राफिकल एरिया में ही आप प्रेजेंट हैं, मुझे आपसे बात करनी है, तो जो मैं आपसे बात कर रही हूँ वो एक लोकल कॉल मानी जाएगी। अगर आप एक सर्कल के बजाय किसी दूसरे सर्कल में है, मैं किसी दूसरे जोग्राफिकल एरिया में हूँ, और अगर हम दोनों को एक दूसरे से बात करनी है तो वो एक डिस्टेंट कॉल मानी जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही ये इन्होंने ये कहा है कि ये सारे सर्कल्स को वो कर लेगी, कवर कर लेगी। सो इट वाज गुड इनफ, और बस 2-3 साल में हम एक अच्छा खासा 5G कवरेज इंश्योर कर लेंगे, ये इन्होंने कहा है। और वही रोल आउट होगा सितंबर अक्टूबर में 5G सर्विसेज का। तो अब हम देखेंगे सबसे पहला पेज, क्योंकि मैंने 5G सुना दिया, सब कुछ समझा दिया। ओके, आपको पता है जगदीप धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इनकी आपको पता है पहले वाइस प्रेसिडेंट इनसे थे हमारे वेंकैया नायडू जी, और जो इनकी ऑपोजिशन थे वो ऑपोजिशन मार्गरेट एल्वा जी थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, थोड़े से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इलेक्शन के थोड़े से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इनके। जो आर्टिकल 63 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, पता है ये एक ऐसा कहा जाता है कि बस ऐसा आर्टिकल है, देयर हैज टू बी एन ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का, ये आर्टिकल 63 कहता है। अब देखिए, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है ना इंडिया की, वो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की लाइंस पे है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि हमारी ये जो पोस्ट है वो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के लाइंस पे है? क्योंकि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी होते हैं राज्यसभा के, ये आर्टिकल 64 बताता है। और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो भी एक्स ऑफिशियो चेयर होते हैं सेनेट के, जो उनका अपर हाउस है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा अमेरिकन लाइंस पे है। तो आर्टिकल 324 आपको पता है, आर्टिकल 324 तो आपको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के से डील करता है। तो आर्टिकल 324 ये कहता है, जिसको रीड किया जाता है, आर्टिकल 324 रेड विद द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल एक्ट 1952 एंड इट्स रूल्स 1974. It vests the superintendence, direction and control of the conduct of the election to the office of vice president
इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की सारी जिम्मेदारी, उसका डायरेक्शन, उसका कंट्रोल कंडक्ट करने का इलेक्शन कमीशन के कंधों पर है। ठीक है, अब आर्टिकल 66 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्हें एक इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करेगा। एक मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज विल इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट। अब कौन से मेंबर्स होते हैं इस इलेक्टोरल कॉलेज में? पहला, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। दूसरा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तीसरा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। अब देखिए, पता है मैं कहने को इसको बड़ा इधर मैंने ये क्यों नहीं बोला नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपको पता है कि ये जो एंग्लो इंडियन वाला नॉमिनेशन होते थे, 2 नॉमिनेशन वाला, वो अभी 1-2 साल पहले ही हटा दिया गया है। अब कोई एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन नहीं होता, तो इसका मतलब लोकसभा में अब कोई नॉमिनेशन होता ही नहीं है। तो इन इफेक्ट अगर हम देखा जाए तो सिंपली ये भी कहा जा सकता है कि दोनों हाउसेस के सारे मेंबर्स मिलके इलेक्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, और ये इलेक्शन होता कैसे है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एट अ सीक्रेट बैलेट। ये हाउस में ही कंडक्ट किया जाता है, जो होता है पार्लियामेंट में ही कंडक्ट होते हैं इलेक्शंस, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के साथ, और सीक्रेट बैलेट मतलब कोई किसी को नहीं बताता कि हम किसको वोट कर रहे हैं, ज़रूरी भी नहीं होता बताना। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब क्या होता है? देखिए, हर किसी के पास एक एक वोट है, हर मेंबर के पास। तो फिर वो क्या करेगा? अपनी प्रेफरेंस बताएगा, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस इस कैंडिडेट की है, मेरी सेकंड प्रेफरेंस इस ये कैंडिडेट है। तो फिर अगर फर्स्ट प्रेफरेंस ही सबकी एक ही हो, मेजॉरिटी फर्स्ट प्रेफरेंस सबकी अगर इस केस में जगदीप धनखड़ जी थे तो वो जीत गए। अगर बाय चांस कईयों की फर्स्ट प्रेफरेंस जगदीप धनखड़ जी, कईयों की सेकंड प्रेफरेंस वो, तो जगदीप धनखड़ जी को मेजॉरिटी देने के लिए अगर मोस्टली ऐसा हो रहा है तो सेकंड प्रेफरेंस उधर ट्रांसफर कर दी जाती है। समझ रहे हैं आप? तो इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। वैसे एक बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं, मैं इसको कभी और एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो ओके, हाँ, तो एक छोटा सा और एडिशनल पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। वो क्या होता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के साथ अपॉइंट करते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। तो फिर इस केस में जैसे अभी कंडक्ट किया गया, पार्लियामेंट के अंदर ही कंडक्ट किया गया इस इलेक्शन को, तो जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा थे ना, he will act as the returning officer of the entire vice presidential election। आपको पता है रिटर्निंग ऑफिसर, अब आप एक बड़ी मज़ेदार और बात बता देती हूँ आपको, क्योंकि मुझे अभी याद आई। रिटर्निंग ऑफिसर आपको पता होगा, जब भी एक डिस्ट्रिक्ट में भी इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है तो वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर होता है। आपको पता होगा आईएएस ऑफिसर्स होते हैं मोस्टली जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं, राइट? तो रिटर्निंग ऑफिसर को रिटर्निंग ऑफिसर क्यों कहा जाता है? डू यू नो अबाउट दैट? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ही और शी रिटर्न्स he or she returns a candidate to his original post। अब रिटर्न किस सेंस में? देखिए, या तो वो रिटर्न करेगा पहले ही जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, या पहले ही जो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं उन्हीं को दोबारा प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बना देगा, इस सेंस में भी रिटर्निंग। या रिटर्न वो क्या करेगा, अगर कोई और वाइस प्रेसिडेंट है या फिर कोई और वो है प्रेसिडेंट, अब उनको रिटर्न कर देगा वापस, अपने घर जाइए आप नहीं जीते इस बारी। तो दोनों सेंस में ये इतना, सच में यही इसका रीजन है, तो इसीलिए इनको रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाता है। ओके, सो लेट्स रीड अनदर आर्टिकल। अब देखिए, आपको पता है कि हमने अभी रिसेंटली दोबारा से स्टार्ट कर दिया है काबुल के अंदर अपना डिप्लोमेटिक वर्क, अपनी एम्बेसी को दोबारा रीओपन कर लिया है अफगानिस्तान में। तो हमारी टेक्निकल टीम जो है वहाँ पे दोबारा पोस्ट कर दी है हमने जून में। तो बहुत सारी वी हैव एक्चुअली अप्ड आवर वर्क, हमने अपना काम बढ़ा दिया है, ज़ोरों शोरों से हमारा वहाँ पे काम चल रहा है। ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी जा रही है, और जो हमने मेडिकल एड और फूड एड वहाँ पे भेजा है वहाँ के लोगों के लिए, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काम जारी है तेज़ी से। तो ये सब कुछ चल रहा है। देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि इस पे एक आर्टिकल भी आया था कि सुहासिनी हैदर जी का बस इतना कहना था कि वैसे तो इंडिया का ये पोजीशन रहा है कि टेरर एंड टॉक्स डू नॉट गो टुगेदर। टेरर एंड टॉक्स डू नॉट गो टुगेदर मतलब आतंक और बात दोनों साथ में नहीं चल सकती। पाकिस्तान को ये हमारा साफ साफ का क्लेम है। तो अगर आपको हमसे बात करनी है, आपको इश्यूज रिजॉल्व करने हैं इंडिया के साथ, आप पहले अपना टेररिज्म बंद करिए। लेकिन सुहासिनी हैदर ने ये कहा था कि इसका मतलब तो ये है ना, आप देखिए इतनी बड़ी बात हो गई, जो ज़वाहिरी चीज़ जो जिनकी अभी
ड्रोन अटैक से जिनको मारा गया, जो अलकायदा के चीफ थे ओसामा बिन लादेन के बाद, वो भी अफगानिस्तान में थे। इसका मतलब क्या है कि तालिबान और अलकायदा के अभी भी टाइज बहुत स्ट्रांग है, राइट। तो आप इन सारी बातों के बावजूद, सुहासिनी हैदर जी का ये कहना था कि इंडिया ने एक तरीके से रिकॉग्निशन ही होगी ना, कि हमने मान लिया ठीक है तालिबान टेक ओवर हो गया, जो भी है लेजिटिमेट गवर्नमेंट है ये। तो पाकिस्तान क्या स्पेशल तरीके का टेररिज्म करता है, लेकिन तालिबान उस तरीके का टेररिज्म नहीं करता। तो टेरर एंड टॉक्स डू नॉट गो टुगेदर, उन पे लागू होता है लेकिन अफगानिस्तान पे लागू नहीं होता। सो दिस इज वेरी अब्सर्ड, इजंट इट। तो ये चीज़ उन्होंने, सुहासिनी हैदर ने अपने एडिटोरियल में पॉइंट आउट की थी। अब देखिए कि क्या हुआ है कि जो चाइनीज़ मिलिट्री अटैक्स और जो ड्रिल्स हैं जो ताइवान स्ट्रेट में उन्होंने करने शुरू कर दिए हुए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लेवल्स पे हो रहे हैं। और ताइवान का ये कहना है कि ये बेसिकली जो ड्रिल्स हो रही हैं वो अपना ग्राउंड क्लियर कर रही हैं एक प्रॉपर इन्वेजन का। दे आर एक्चुअली सिम्युलेटिंग द एक्चुअल अटैक दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द कमिंग डेज, है ना। तो अब मैं आपको फटाफट से थोड़ा सा ताइवान के बारे में बताना चाहूँगी। उसको बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, चलिए पहले मैं ताइवान का ही डिस्कस कर लेती हूँ। तो ताइवान है क्या, देखिए ताइवान को पहले कहा जाता था फॉर्मोसा, FORMOSA। ये एक छोटा सा आइलैंड है जो चाइना के ईस्ट कोस्ट पे बसा हुआ है, और चाइना के मेन लैंड से ये सेपरेट होता है ताइवान स्ट्रेट के द्वारा। ताइवान स्ट्रेट एक वाटर चैनल है, और ये है जो ताइवान, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट आइलैंड चेन। फर्स्ट आइलैंड चेन में बहुत सारे और आइलैंड नेशंस आते हैं, जैसे जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस और छोटे छोटे से आइलैंड नेशंस। ये फर्स्ट आइलैंड चेन इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर कल को यूएसए और चाइना के बीच में या यूएसए के खिलाफ कोई भी अटैक इन वाटर्स में किया जाता है, तो ये जो आइलैंड है ये दे विल एक्ट एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर यूएस। सो दे आर द प्रो यूएस आइलैंड नेशंस, ठीक है। अब देखते हैं हम ताइवान और चाइना के कैसे रिश्ते हैं। तो चाइना की गवर्नमेंट यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो ताइवान को एक ब्रेकअवे प्रोविंस की तरह देखती है कि हमारा ही पार्ट है पर हमसे अभी खफा है, हमसे टूट के ही बना है। लेकिन ताइवान यानी कि जो ऑफिशियली जिन्हें कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, आपको मैं बता दूं कि असली में आप कभी हिस्ट्री पढ़िए जाके ताइवान की, आपको पता चलेगा असली चाइना ताइवान है। असली लीडर्स जो चाइना के थे वो ताइवानीज थे। सो ताइवान इज द रियल चाइना, इसलिए जो इनकी गवर्नमेंट है दे टेक प्राइड इन देयर हिस्ट्री एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट कि वो इंडिपेंडेंट आइलैंड है, अपनी ऑटोनॉमी को आज तक मेंटेन किए हुए हैं, और उनकी गवर्नमेंट को भी रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। और वो चाइना का जो रीयूनिफिकेशन गोल है अपने साथ को मिला लेने का ताइवान को, ये इसके अगेंस्ट बिल्कुल डट के खड़े रहते हैं। और पूरे संसार में सिर्फ 15 कंट्रीज ऐसी हैं, वो भी मोस्टली स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, जिन्होंने ताइवान को एक सेपरेट नेशन की तरह रिकॉग्नाइज किया हुआ है। अब बात आती है कि यूएसए की पोजीशन क्या है। देखिए यूएस ना बहुत स्तरों पे मेंटेन करता है ताइपी यानी कि ताइवान के साथ। ताइपी आपको पता है कैपिटल है ताइवान की, उसके साथ बहुत तरीके के टाइज को मेंटेन करता है, उनको वेपन्स बेचता है, उनके साथ ट्रेड करता है। लेकिन वो ऑफिशियली आज तक उनका स्टैंड ये रहा है कि वो वन चाइना पॉलिसी को भी रिकॉग्नाइज करते हैं। मतलब इससे क्या हुआ, ताइवान को एक सेपरेट एंटिटी की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करते। वन चाइना पॉलिसी मतलब कि ताइवान, तिब्बत और जो हांगकांग है वो चाइना का ही इंटीग्रल पार्ट है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि यूएसए सच में मानता है कि ताइवान उनका इंटीग्रल पार्ट है। ये उन्होंने बस ऐसा अपना ऑफिशियल स्टैंड इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ताइवान को इन्वेड ना कर ले कल को बीजिंग, वहाँ के लोगों के लिए दिक्कत ना हो जाए। लेकिन अब ये जो नैन्सी पेलोसी जी ने वहाँ पे विजिट कर ली, तो ये जो डेलिकेट डिप्लोमेटिक बैलेंस आज तक यूएसए ने मेंटेन किया हुआ था, ये डिस्टर्ब हो गया है। अब चाइना की क्या पोजीशन है, चाइना की तो सीधी सीधी पोजीशन है कि सारे के सारे वन चाइना पॉलिसी को माने। लेकिन देखिए एक चीज़ है, चाइना ने अपने सारे, जैसे आप देखोगे सब कुछ बैन कर दिया, इंपोर्ट बैन कर दिए ताइवान से, फूड स्टफ का इंपोर्ट बैन कर दिया, हर चीज़ का इंपोर्ट बैन कर दिया। लेकिन सेमीकंडक्टर का इंपोर्ट वो लोग बैन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो उनका मैक्सिमम सेमीकंडक्टर का इंपोर्ट है वो ताइवान की, जो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है TSMC, वहाँ से होता है। तो इसीलिए कई लोग कहते हैं कि चाइना के लिए तो ज़रूरी है कि वो इन्वेड कर ले,
ताइवान को, ताकि उनका ये इम्पोर्ट वाला झंझट ही खत्म हो जाए। फिर उन्हीं की कंट्री है वो, इम्पोर्ट इम्पोर्ट क्या होगा, ये तो कुछ नहीं, फिर वो अपना बनाते रहेंगे। इलेक्ट्रिक हब तो है ही चाइना पूरे संसार का। फिर कई लोग कहते हैं कि चाइना इन्वेड नहीं करेगा, वो ब्लॉकेड कर देगा, जो उसने अभी एविएशन और शिपिंग ब्लॉकेड कर भी दी है, जिससे क्या होगा कि यूएस चाइना हाईटेक कंपटीशन है ना, उसमें चाइना जीत जाएगा, क्योंकि यूएस से भी जो अपने सेमीकंडक्टर्स इंपोर्ट करता है वो उसी कंपनी से करता है, और दोनों एक इकोनॉमिक और मिलिट्री राइवलरी में इन्वॉल्व हैं, राइट। दोनों ही बनना, यूएस से तो है, ये फर्स्ट पावर बनना चाहता है, चाइना का तो ड्रीम है ये। अब इंडिया की पोजीशन क्या है, देखिए हम ना वन चाइना पॉलिसी को 1949 से लेके अभी तक रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन 2008 से लेके अभी तक हमने किसी तरह की समिट में, किसी तरह के कहीं पे भी ऑफिशियली जॉइंट डिक्लेरेशंस में भी हमने मेंशन नहीं किया है, रीइटरेट नहीं किया है कि हम वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पीएम मनमोहन सिंह जी थे हमारे, आपने देखा होगा आसियान समिट परसों हुई थी, वहाँ की जॉइंट डिक्लेरेशन में बांग्लादेश, श्रीलंका, बाकी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने भी मिलकर कहा कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं वन चाइना पॉलिसी को, लेकिन इंडिया उसका पार्ट नहीं थी, है ना। जो हमारे पीएम मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने ये मतलब लेगेसी की फाउंडेशन स्टोन रखी कि हम नहीं करेंगे, और आने वाली सरकार ने भी इसी को फॉलो किया है। सुषमा स्वराज जी जो हमारी थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने भी यही चीज़ फॉलो की थी। उसके बाद क्यों की थी? क्योंकि चाइना ने पता क्या किया था 2008-10 के अराउंड, क्या किया, अरुणाचल प्रदेश को ना बहुत ज़्यादा ओपनली अपना कहना स्टार्ट कर दिया। अरुणाचल प्रदेश में जो छोटे छोटे से टाउन है ना, उसको मैंडरिन यानी अपनी ही चाइनीज़ भाषा में नाम देने शुरू कर दिए, वो भी ग्लोबल लेवल पे। आप समझ रहे हैं, ये सब करना शुरू कर दिया। तो फिर इंडिया की एक सीधी सी बात थी कि इफ़ यू डू नॉट recognize one India principle, then how could you even expect us to reiterate one China policy? Simple. ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। श्रीलंका रिलेंट्स, आस्क्स चाइना टू डेफर शिप विजिट। देखिए श्रीलंका, अब आपको पता है जो रणनील विक्रम सिंह जी हैं, उन्होंने परसों एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्वीट स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इंडिया ने जिस तरह से हमें साथ दिया है, हमारा साथ दिया है, हम उनके लिए, मैं और मेरे यहाँ के लोग आभारी हैं उनके साथ के लिए, दे आर ट्रू फ्रेंड्स, ऐसा कहा था, है ना। आपको पता है कि वहाँ के प्रेसिडेंट अभी नहीं चेंज हुए हैं। तो अब देखिए इंडिया क्यों क्यों इतना साथ दे रहा है। चाइना ने तो डेट ट्रैप पॉलिसी में उनको डुबा दिया, है ना। अब कोई नहीं, दे आर साइलेंट ऑन द क्राइसिस श्रीलंका इज एक्चुअली गोइंग, अंडर गोइंग। अब श्रीलंका का इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है, बट इट हैज़ गॉन म्यूट। चाइना तो बिल्कुल एकदम चुप हो चुकी है, कोई उनका स्टैंड नहीं है, अब वो साथ नहीं है, कुछ नहीं है, तो इंडिया ही उनके साथ खड़ा है। इसीलिए श्रीलंका में, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में चाइना का एक शिप वेसल, एक सैटेलाइट वेसल, मतलब वो सैटेलाइट को ट्रैक कर रहा है। आपको पता है कि आजकल आए दिन कुछ ना कुछ वो अपने मॉड्यूल्स भेजी जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना एक खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना है, जिसके 3 में से दूसरा मॉड्यूल अभी उन्होंने भेज दिया चाइना ने। तो इस तरह की बहुत सारी सैटेलाइट ट्रैकिंग वगैरह के लिए, कम्युनिकेशन ट्रैकिंग जो होती हैं, शिप जो है उनकी, जिस शिप का नाम है युआंग वांग 5, तो वो काफ़ी मतलब अगस्त 11 को घूमते 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 चाइना के हम्बनटोटा पोर्ट में रुकने वाला था रीफ्यूलिंग के लिए दोबारा से। लेकिन अब श्रीलंका, इंडिया ने अपना कंसर्न व्यक्त कर दिया था, आप हमारे नेबरहुड में नहीं घुस सकते हैं, वी आर वेरी क्लोजली वॉचिंग द सिचुएशन, अगर ऐसा हुआ तो ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी प्रेशर में आके श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि आप इनडेफिनेटली इस विजिट को रोक दीजिए, हम्बनटोटा पोर्ट में चाइनीज वेसल नहीं आनी चाहिए। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। स्टालिन यानी कि जो चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, ही हैज कॉल्ड फॉर अ सुप्रीम कोर्ट बेंच इन चेन्नई एंड यूज ऑफ तमिल इन हाई कोर्ट। अब देखिए ये दो बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट एक ही है, वो दिल्ली में है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स अदरवाइज। क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 130, I repeat, Article 130 of the Indian Constitution says that the Supreme Court shall sit in Delhi or in such other place or places as the Chief Justice of India may, with the approval of the President, from time to time appoint। मतलब इसका ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो, मतलब हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये उनकी विल पे डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठेगा या कहीं और बैठेगा बेंच, या फिर दिल्ली के साथ साथ और भी इसकी रीजनल ब्रांचेस हो सकती हैं।
लेकिन ये अप्रूवल होना चाहिए ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप कभी भी ये मत समझिएगा कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ यही प्रोवाइड करता है कि दिल्ली में ही एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। आने वाले टाइम पे ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के सादर्न रीजन में भी एक ब्रांच हो, विच इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। मतलब मुझे लगता है कि उनके लिए तो बहुत ही फीजिबल भी नहीं है। कोई गरीब इंसान है वो कितना ट्रांसपोर्ट का खर्चा वहाँ पे करके आएगा। मतलब इट बिकम्स इट्स मेंटली इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटिंग वो लगता है कि क्या कैसे जाएं कैसे लड़े वहाँ पे, अलग जगह अलग उसमें कोई अपनापन फील ही नहीं होता वहाँ के लोगों को। एंड दे वेरी राइट इन दैट, राइट। फिर अगर यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज क्या है, अब आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो आर्टिकल 348 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आई रिपीट, आर्टिकल 348 क्लॉज 1, it provides that all the proceedings in the Supreme Court and in every High Court shall be in English language until the Parliament by law otherwise provides। मतलब आर्टिकल 348 क्लॉज 1 ये कहता है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट और हर एक हाई कोर्ट में होंगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, जब तक पार्लियामेंट एक लॉ के माध्यम से कुछ और लैंग्वेज को भी नहीं अप्रूवल दे देता। लेकिन फिर एक और ट्विस्ट है, there's a catch here। आर्टिकल 348 क्लॉज 2 जो है वो ये कहता है कि एक स्टेट का गवर्नर प्रीवियस कंसेंट प्रेसिडेंट के साथ ये ऑथराइज कर सकता है कि हिंदी लैंग्वेज या कोई और रीजनल लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज एक ऑफिशियल पर्पस के लिए, प्रोसीडिंग्स के लिए हाई कोर्ट में यूज की जा सकती है। देखिए, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए, यहाँ पे सिर्फ प्रोसीडिंग्स लिखा है। हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट में तो प्रोसीडिंग भी उसमें होगी और जजमेंट भी इंग्लिश में दी जाएगी, तो उधर तो कोई बातचीत है नहीं। लेकिन हाई कोर्ट में गवर्नर क्या कर सकता है, गवर्नर सिर्फ इतना कर सकता है कि प्रोसीडिंग्स वहाँ की लैंग्वेज में हो या फिर हिंदी में हो, है ना। लेकिन जो जजमेंट दी जाएगी, जो ऑर्डर दी जाएंगे, जो डिक्रीज दी जाएंगी, वो हर एक हाई कोर्ट को इंग्लिश में ही देनी पड़ेगी। ओके। ऐसे ही अगर आप देखिए प्रोसीडिंग्स का, कहीं कहीं स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने मतलब अलाउ भी किया हुआ है कि वो अपने वहाँ पे जैसे यूपी राजस्थान वगैरह कि वो हिंदी में प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन जजमेंट अगेन विल बी इन इंग्लिश एंड इंग्लिश ओनली। ठीक है, तो इस जगह आप समझ गए होंगे कि क्या रेफरेंस था। देखिए, फॉरेन फर्म्स जिनको कुछ टोटल ऑफसेट कमिटमेंट निभानी थी, डिफेंस कंपनीज, जो फॉरेन डिफेंस कंपनीज हैं जो इंडिया में आके जिन्होंने मैन्युफैक्चर करना था, उनका जो टारगेट था पिछले 15 साल से लेके अभी तक का, वो था $6.83 बिलियन। लेकिन उन्होंने सिर्फ 82% ही फुलफिल किया है, यानी कि $5.61 बिलियन। तो डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने थोड़ा सा कंसर्न शो किया है। क्यों? क्योंकि उन पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी, और अगर आप तरीके से अपनी डेडलाइंस फुलफिल नहीं कर रहे तो जो ग्रोथ है, क्रिएशन ऑफ जॉब्स हैं, ये भी रुक जाएंगी। अब देखते हैं, नेवी टू होइस्ट फ्लैग ऑन 6 कॉन्टिनेंट। अब देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव आप पता है कि हम मना रहे हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स। तो जो इंडियन नेवी है वो काफ़ी मेमोरेटिव विजिट्स लेंगी, फॉरेन पोर्ट्स जो हैं उधर जाएंगी। ये फॉरेन पोर्ट्स 6 कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड हुए हैं, जहाँ जहाँ झंडा फहराया जाएगा अगस्त 15 के दिन। अलग अलग टाइम जोन्स में बसे हुए हैं, जैसे आपको पता है यूएसए में खुद में 9 टाइम जोन्स हैं, अलग अलग ओशंस हैं जहाँ जहाँ ये पोर्ट्स प्रेजेंट हैं। तो इंडिया का झंडा, आज़ादी का अमृत महोत्सव इस तरह मनाया जाएगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि क्या होगा, बेसिकली वैसा नहीं है कि उनके पोर्ट पे जाके अपनी जो शिप्स वहाँ पे हमारी इंडिया की ट्रेवल कर रही हैं, इंडियन वेसल्स जो जा रही हैं, अपने वेसल में ही झंडा फहराएंगी। ठीक है, तो जैसे मैं आपको अब एग्जांपल्स बता देती हूँ, एग्जांपल का एकदम वर्ड टू वर्ड वर्बैटिम बता देती हूँ क्या क्या। जो INS चेन्नई एंड INS बेतवा है वो मस्कट यानी कि ओमान जाएंगी। INS सरयू जाएगी सिंगापुर यानी कि एशिया में, कॉन्टिनेंट्स भी आप गिनते रहिए साथ साथ। INS त्रिकंड जाएगी मोम्बासा यानी कि केनिया, अफ्रीका। INS सुमेधा जाएगी पर्थ यानी कि ऑस्ट्रेलिया, अनदर कॉन्टिनेंट। INS सतपुरा जाएगी सैन डियागो USA, नॉर्थ अमेरिका, अनदर कॉन्टिनेंट। INS तरकाश जाएगी रियो द जेनेरियो, ब्राजील यानी कि साउथ अमेरिका। INS तरंगिनी जाएगी लंदन UK यानी कि यूरोप, अनदर कॉन्टिनेंट। ओके, अब हम बात करते हैं AI सोल्यूशन फॉर रियल टाइम इनपुट्स फॉर द आर्मी। ओके,
तो आर्मी ने अपने पिछले कुछ सालों में इन हाउस यानी कि खुद ही की जो डीआरडीओ वगैरह हम देखते हैं वो काफ़ी रिसर्च चीज़ें भी लेते रहते हैं। उन्होंने एल्गोरिथम्स ऐसे बनाए हैं कि जो रियल टाइम इनपुट्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ यहाँ हमारे दुश्मन प्रेजेंट है, फिर वो यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए, ऐसी तरह के बहुत सारे सेंसर्स फील्ड पे डिस्पर्स होते हैं। तो इन सोर्सेस से इनपुट्स लेना, फिर ऐसे बहुत सारी प्रॉपरली हम ताकि और प्रोग्रेस कर जाए हमारी आर्मी डिसीजन मेकिंग में, इंफॉर्मेशन में। तो ऐसे 145 एसेट्स हैं जो ऐसे बनाए गए हैं एज अ सोल्यूशन के रूप में। जैसे बहुत सारे पैंटल्ड जूम कैमराज बहुत जगहों पे डिप्लॉय कर दिए हैं ताकि वो एक 3D पर्सपेक्टिव दे सकें, रियल टाइम इनपुट दे सकें कि ऐसा है, यहाँ है, एग्जैक्ट पॉइंट ये है जहाँ पे दुश्मन आ चुके हैं। बहुत सारी थर्मल इमेजेस। तो इंडियन आर्मी भी पीछे नहीं है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर फ़ायदा उठा रही है। अब देखिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने कहा है कि जो फ्रीडम फेस्टिवल यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये एक और काम करेगा। ये क्या करेगा? हमारे देश के यूथ को यूनाइट करेगा। कैसे? उनको ये बता के कि हमारे क्या संस्कार हैं, भारत के क्या संस्कार हैं, किस तरह की हमारी हिस्ट्री रही है, किस तरह की चीज़ों को के लिए हम स्टैंड करते हैं, एवरीथिंग। तो बस ये इन्हीं तरह से हम एक इमोशनल टच भी दे देंगे इस फेस्टिवल को। Prime Minister Narendra Modi on Sunday addressed the third National Committee meeting on Azadi Ka Amrit Mahotsav, which he called a Sanskar Utsav, to inculcate a sense of duty and responsibility among the youth and drive them towards nation building, ताकि हमारे यहाँ के यूथ के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आए, ड्यूटी भी आए नेशन बिल्डिंग के प्रति। आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो मैं कहती हूँ कि सबको पढ़नी चाहिए, हर सिटीज़न को पढ़नी चाहिए, ताकि हमें बस ये चीज़ ना रहे कि हमें अपने हक चाहिए। कभी ड्यूटी के बारे में भी सोच के देखिए। इन हिज एड्रेस द पीएम सजेस्टेड बिल्डिंग लोकल ट्राइबल म्यूजियम्स। उन्होंने सजेस्ट किया कि डिस्ट्रिक्ट्स में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ट्राइबल म्यूजियम्स होने चाहिए ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में ट्राइबल्स की, हमारी फ्रीडम, जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था आज़ादी में। और उन्होंने ये भी कहा कि जो बॉर्डर विलेजेस हैं वो काफ़ी ऐसे सेलिब्रेट करें इस फेस्टिवल को, ताकि यूथ को पता चले, जो बॉर्डर विलेजेस के बारे में भी उनको झांकियाँ दिखाई जाएं, जिससे वो फेमिलियराइज हो जाएं कि किस तरह से वहाँ के लोग जी रहे हैं इन रिमोट कॉर्नर्स में इंडिया के। उन्हें पता चले कि जिस तरह की सुख सुविधाएं आपको मिली हुई है ना, उसके लिए जितना आज आप अपने सिर से इस बोझ के बिना जी रहे हैं ना, उसके लिए हर दिन कोई बॉर्डर पे खड़ के लड़ रहा है। तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट इस तरह का एक इमोशनल टच हमारे जैसे लोगों में आए। और उन्होंने ये कहा कि जो 75 सरोवर जो लेक्स बनने हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, आपको ये बात पता होगी, जम्मू कश्मीर के जो श्रीनगर वाली जगह है वहाँ पे तो बन भी चुके हैं। तो वहाँ पे एक रामपुर वाली जगह में भी मुझे लगता है कि यूपी के बन गया है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंटली ये इन्वायरमेंट कॉन्जर्वेशन दिखाएगा, कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है वो ये दिखाएगा कि इंडिया इन्वायरमेंटल कॉन्जर्वेशन के लिए भी स्टैंड करता है। और उन्होंने ये कहा बस इसी तरह से हम इमोशनल फ्लेवर दे देंगे। अब देखिए, आपको पता है जोधपुर जो जगह है राजस्थान में, और मैं आपको बता देती हूँ कि हाँ, जोधपुर और बड़मार डिस्ट्रिक्ट जो हैं राजस्थान की, वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स यानी कि जो अर्बनाइजेशन की वजह से अचानक से एक ही जगह पे झटके से नहीं, सिर्फ एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होती है, स्प्रेड भी नहीं होती है एक एरिया में, उन्हें फ्लैश फ्लड्स कहते हैं। तो वो आ रही हैं बहुत सारी, बहुत ही हैवी मानसून वो देख रहे हैं। लेकिन इससे एक चीज़ है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो काफ़ी ज़्यादा राजस्थान के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे होदी, बहुत सारे और रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्होंने अपनाए हुए हैं। तो एक वही छोटे छोटे जो वहाँ पे तालाब है ना, उन्हें नदी ही कहते हैं वो लोग। वहाँ पे जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं कि पानी क्या होता है कि यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है। तो जितना भी कैटल होता है, जो पेट्स होते हैं, जो हम लोग, कई लोग खुद रूरल एरिया के, जो उनकी थर्स्ट को क्वेंच करने के लिए फिर ये पानी यूज़ किया जा सकता है बाद में। तो ये पानी जो अचानक से फ्लैश फ्लड आ रही है, ये वेस्ट नहीं जाता, ये एक अच्छे चीज़ के लिए वो लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। ऑल राइट, बाइडन होस्ट करने वाले हैं पैसिफिक आइलैंड्स के लीडर्स को व्हाइट हाउस में, शायद सितंबर में। तो ये उन्होंने कहा है क्योंकि जो उनके एक डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वेंडी शर्मन, वो गए हुए हैं एक विजिट पे
तो वहाँ पे उन्होंने ये डिक्लेयर किया, पैसिफिक आइलैंड्स की एक विजिट पे उन्होंने डिक्लेयर किया है कि बाइडन जो है वो जो बाइडन होस्ट करेंगे पैसिफिक आइलैंड्स के लीडर्स को। देखिए ये सब कुछ ना इनका एक जो स्ट्रैटेजी है मैरीटाइम कनेक्टिविटी की, क्योंकि आपको पता है मैं एक सिंपल सा इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट बताती हूँ। किसी एक बहुत हिस्टोरिक इंटरनेशनल सिचुएशन एनालिस्ट ने ये कहा था 1800s के टाइम पे कि द कंट्री विच विल रूल मैरीटाइम एरियाज विल रूल द वर्ल्ड। यही एक रीज़न है कि यूएस से बहुत ज़्यादा मैरीटाइम कनेक्टिविटी के पीछे पड़ा रहता है, इंडियन ओशन में भी बहुत ज़्यादा, इंडो पैसिफिक में भी, ये सब कुछ। आपने देखा अभी ताइवान फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि अगर बाय चांस ये मैरीटाइम कनेक्टिविटी ब्लॉक हो गई ना तो यूएस से सबसे बड़ा वो बन जाएगा, जो नंबर 1 है ना, नंबर पता नहीं कितना आ जाएगा कंट्री उसकी, क्योंकि इनकी जो ट्रेड है जो सब कुछ उनका शिप्स के थ्रू जाता है। और यूएस से बहुत ही हद तक मतलब नंबर 1 पावर इसलिए क्योंकि एक आइसोलेटेड जगह पे बसा हुआ है, एक ऐसी जगह पे बसा हुआ है कि आसपास कोई वहाँ पे खतरे का वही है ही नहीं, समझ रहे हो ना, पानी ही पानी है आसपास। तो इनके लिए भी अच्छा है क्योंकि ये इतना ग्रो कर पाए हैं अभी तक, तो अपने आइसोलेशन की वजह से कर पाए हैं। तो जनरल बाजवा जो है पाकिस्तान के, आपको पता है आपको पाकिस्तान की सिचुएशन पता है कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी फाइनेंस मिनिस्टर भी, उन्होंने कल ये कहा था कि जो इम्पोर्ट्स पे कर्ब्स चल रही हैं, इम्पोर्ट पे बैन लगा हुआ है, वो आगे 3 महीनों के लिए भी और लगेगा, क्योंकि अब बुरे दिन आने वाले हैं। एक्चुअल में बुरे दिन आने वाले हैं, अभी तक तो फिर भी सिचुएशन सही थी क्योंकि हम बिल्कुल ही फिनेंशियली बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। आईएमएफ से भी बेल आउट की मांग की है उन्होंने। और इनफैक्ट जो जनरल बाजवा है, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी सॉलिडारिटी है इनकी यूएई, यूनाइटेड अरब अमाइरेट्स, सऊदी अरेबिया वगैरह के साथ, तो उन्होंने बोला है कि आप प्लीज़ हमारी मदद करिए, आप हमें बेल आउट दीजिए, आप हमें लोन दीजिए, ताकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो जिस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है उससे बच सकें। अब देखिए आपको पता है कि जो न्यूक्लियर डील हुई थी, न्यूक्लियर डील आपको पता है कि ईरान और जो ओबामा थे यूएस प्रेसिडेंट, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या किया था, ईरान के साथ मिलके एक डील की थी, न्यूक्लियर डील, जिससे ये इंश्योर हो पाए कि जो ईरान अपना यूरेनियम है उसका अपग्रेडेशन इतना ना कर दे कि वो एटॉमिक बॉम्ब बनाने लायक हो जाए। तो ये इंश्योर करने के लिए ये न्यूक्लियर डील साइन की गई थी, जिससे मिस्टर ट्रंप जो उनके बाद सक्सेसर आए प्रेसिडेंट, उन्होंने इससे यूनिलैटरली विड्रॉ कर लिया बिना किसी की सहमति, किसी से डिस्कस किए बिना, क्योंकि और भी मेंबर्स थे P5, मतलब आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज थी, उनसे किसी से भी डिस्कस किए बिना अचानक से बस खुद उन्होंने विड्रॉ कर लिया ट्रंप जी ने। तो बस यही फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद बाइडन आए, बाइडन ने ये प्रॉमिस किया अपने पहले 100 डेज जो उन्होंने कहा था जो मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के होंगे, उसमें कहीं ना कहीं मैं दोबारा से रिन्यू भी करूँगा जो न्यूक्लियर डील में, कोशिश करूँगा ये दोबारा से रिवाइव हो सके न्यूक्लियर डील। तो वही सब चल रहा है। तो वियना यानी कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल में ये न्यूक्लियर डील दोबारा रिवाइव करने की टॉक्स शुरू हुई, लेकिन ये टॉक्स स्टॉल हो गई लास्ट फरवरी अराउंड। क्यों हो गई? क्योंकि किसी कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं रहा था और कोई भी कंट्री तैयार ही नहीं हो रही थी मीडिएट करने के लिए तरीके से। लेकिन अब क्या हुआ है, जो ईयू है यानी कि जो यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने क्या किया है कि हम मीडिएट करेंगे, हम चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ पे आया जाए, क्योंकि हम न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट को सपोर्ट करते हैं। तो आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी इन टॉक्स पे काम करना शुरू करिए, जिन्हें वियना टॉक्स कहा जाता है। तो वही ईरान ने अब ये कहा है कि ठीक है, हम तो जितना कोशिश होगा हम उतना नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूएस से भी कुछ रियलिस्टिक तरीके की बातें करें, ऐसे ही नहीं बस ऊपर ऊपर से वो कोई किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार ही ना हो, ये ईरान ने कहा है। तो आज की वीडियो शायद थोड़ी सी छोटी होगी क्योंकि आज इतना खास कुछ आया नहीं है। जो भी कुछ आया, जैसे ये डेटा लॉ के ऊपर, ये मैंने कल डिस्कस किया है, प्लीज़ जाके सुन सकते हैं, सच में बहुत अच्छे से किया है। ताइवान का इशू मैंने अभी पूरा डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया आपको। मैंने बताया था कि चाइना की ईस्ट कोस्ट पे बसा हुआ है ताइवान, तो आप देख सकते हैं ये ताइवान स्ट्रेट है, ये जो वाटर्स हैं। अब ये जो देख रहे हैं ये सारे टेरिटोरियल वाटर्स हैं ताइवान के, लेकिन इसमें भी इन्होंने ड्रिल्स करनी स्टार्ट कर दी हैं, बहुत कुछ करना स्टार्ट कर दिया है जो ताइवान की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। तो बस अभी ये ऐसे ही सिचुएशन इवॉल्व हो रही है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।